नमस्कार, मैं सुमित अवस्थी हूं। आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है, आपका अपना फेवरेट न्यूज शो। 2 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन का पहला केस आया था। ओमिक्रॉन कोविड का ही एक वायरस का नया रूप है जो बहुत तेजी से फैलता है। आज 20 तारीख है, यानी 18 दिन बीते हैं और अब देश में ओमिक्रॉन से पीड़ितों की संख्या बढ़कर 170 से ज्यादा हो गई है। मंजर दूसरी लहर जैसा ना हो पाए, इससे बचने के उपाय क्या है? उपाय बहुत साफ है, मास्क और भीड़ से दूरी। लेकिन जब सीजन चुनावी हो, जय जयकार के नारों और शक्ति प्रदर्शन के दौर चल रहे हो, ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने की होड़ मची हो इन नेताओं के मन में, तो कोरोना के बारे में चिंता किसको होगी? इसीलिए हमें आपकी चिंता है और आपको भी आपकी चिंता है। तभी तो आज इंडिया सबसे ज्यादा यही जानना चाहता है कि कैसे ओमिक्रॉन यूपी चुनाव के पहले ही संभलने के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। इस खबर को 41% लोगों ने देखना चाहा है। वहीं इंडिया ने आज अपनी वोटिंग में यह भी जानना चाहा है कि अब की बार क्या यूपी में महिलाओं के वोट से नई सरकार बनेगी, चाहे वो सरकार किसी भी दल की क्यों ना हो। 26% लोग इस खबर को देखना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात ये, महिलाओं को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें, दावे और रैलियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं इंडिया आज ये भी जानना चाहता है कि कैसे महिलाएं हिंदुस्तान में चुनावों में बाजी को पलट भी देती है। इस खबर को 16% लोगों ने आज देखना चाहा है। तो फिर यूपी हो या पंजाब हो या कोई भी चुनाव में जाने वाला राज्य जहां पर फरवरी मार्च के महीने में चुनाव होने वाले हैं, इन दिनों चुनावी पारा तो गर्म हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज सबसे ज्यादा खतरा यही मंडरा रहा है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले कहीं चुनाव के दौरान सरदर्द ना बन जाए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से खतरे की घंटी दिखाई दे रही है आज की तारीख में, कोरोना के बढ़ते केसेस, ओमिक्रॉन की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इस परिस्थिति में, इस चुनावी मौसम में, भीड़ भाड़ के मौसम में कहीं हम नए विस्फोट के ऊपर तो नहीं बैठे हुए हैं। आइए देखते हैं अजय दुबे की ये खास रिपोर्ट। कहीं रैलियों में रेला है, कहीं रोड शो में जनता का मेला है, पदयात्रा में भीड़ का खेला है। नरेंद्र मोदी के 2-3 पूंजीपति मित्रों के हवाले उन्होंने कर। चुनाव तो है, पर याद रखिए, जहां भीड़ वहां झमेला है। झंडा लाल, नीला, पीला, हरा, केसरिया कोई भी हो, भीड़ में उसे उठाने वाले आप ही हैं। टोपी का रंग कैसा भी हो, उसे सिर पर लगाने वाले आप ही हैं। नेता कोई भी हो, उसकी जय जयकार के नारे लगाने वाले आप ही हैं। देश के चुनाव की उमंग में, इस चुनावी रंग में भूल न जाना कि कोरोना फिर अपने पैर पसारने की कोशिश में है और अब तो ओमिक्रॉन नाम का नया खतरा भी सामने है, जो कब चुनावी रैलियों, रोड शो, पदयात्राओं में चुपके से घुसकर आपकी जिंदगी को खतरे में डाल देगा, कहा नहीं जा सकता। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। देश में 19 दिसंबर को 6563 कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इसमें ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 171 पहुंच गई है। दिल्ली में जून के बाद रविवार को 6 महीने बाद 100 से ज्यादा केस एक दिन में दर्ज किए गए। लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान करने वाला आंकड़ा उत्तर प्रदेश का है। 14 दिसंबर को यूपी में 20 नए मामले सामने आए। 15-16 दिसंबर को इनमें मामूली कमी आई। 17 दिसंबर को 22 नए मामले आए। 18 दिसंबर को 33 नए केस दर्ज किए गए। भले ही पहली नजर में ये आंकड़ा बड़ा न लगे, डराने वाला न लगे, लेकिन दूसरी लहर में भी ऐसा ही हुआ था और अचानक हाहाकार मच गया था। लेकिन उसके बावजूद चुनावी उत्सव जारी है।
खासतौर से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल पूरी ताकत लगा रहे हैं। चुनावी कार्यक्रम किसी भी पार्टी के हों, लेकिन इसमें आ रही भीड़ को कोरोना का डर नहीं है। मास्क काहे नहीं पहन रहे हैं? तो सर मास्क तो नहीं लगाए हैं। मास्क लगाने से न लगाने से कोई खतरा नहीं, मैं कह रहा हूँ। कैसे खतरा नहीं? आप वैज्ञानिक हैं। खतरा नहीं, हाँ। वैसे तो मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि हम मास्क जो है लगाने से भाई अपने लिए बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट काहे नहीं ले रहे हैं मास्क लगा के? नहीं, मास्क तो लगाना अनिवार्य है, क्योंकि कोरोना का तीसरी लहर भी। इतना बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं, लगाए नहीं है? जी लगाए तो नहीं है। यूपी में हो रहे चुनावी कार्यक्रमों में आने वाली भीड़ कोरोना प्रोटोकॉल को नहीं मान रही। इनके चेहरों में कितने मास्क से ढके हैं, आप खुद देख लीजिए। भीड़ की छोड़िए, नेता भी मास्क लगाने से गुरेज कर रहे हैं। इतनी भीड़ में दूरी का ख्याल रखने की बात सोचना भी बेमानी है और मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब चुनावी उत्साह में भीड़ के मन में कोरोना का डर ही खत्म हो जाए। नहीं, डर तो नहीं है, मास्क लगा भूल किसी ने आया देखने के लिए, और क्या। हाँ वो तो है सर, लेकिन हमारे यहाँ अभी कोरोना का कुछ माहौल नहीं है सर। मास्क लगाए हैं, लमसम सभी लोग लगाए हैं, और अभी इतना कोरोना यहाँ यूपी में अभी कोरोना नहीं बढ़ा। अभी कोरोना का डर है कि नहीं है? नहीं, अब डर तो बिल्कुल नहीं है। 2 सालों में हमने इस कोरोना शब्द को इतना सुना, इतना बोला है कि हर व्यक्ति इस शब्द से वाकिफ है, हर व्यक्ति इसके खौफ से वाकिफ है, और हर व्यक्ति के पास अपनी एक कहानी है। कोविड की वजह से जो पीड़ा उस तक पहुंची है, उसके परिवार तक पहुंची है। तब भी भीड़ में जाएंगे, भीड़ बढ़ाएंगे और उन तमाम नियमों का उल्लंघन करेंगे जो किसी भी व्यक्ति को बचाने के लिए है। इसीलिए जब चुनाव में भीड़ जुड़ती है और भीड़ में कोरोना के फैलने का खतरा रहता है, राजनीतिक दलों और नेताओं को चाहिए ऐसे में कि वो भीड़ देखकर खुश होने की जगह भीड़ को नियंत्रित रखें। और यही मेरी इस आज की लीड स्टोरी पर राय है कि अब मैं इस पर अपनी राय आपको बताता हूं। बहुत साफ है कि चुनाव आयोग कोरोना प्रोटोकॉल न मानने वाले राजनीतिक दलों पर कार्रवाई करे। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें, और अगर असहमत है तो मोबाइल नंबर 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। पूरे शो के दौरान ये राय आपके सामने चलती रहेगी। मिस कॉल के नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे और कार्यक्रम के आखिर में हम दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी इस राय से सहमत हैं और कितने असहमत हैं। राय आपके सामने स्क्रीन पर है कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन कोरोना प्रोटोकॉल ना मानने वाले दलों पर कार्रवाई करे। और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि माना भी आचार संहिता लागू नहीं हुई है, लेकिन लागू होने वाली है। अगर अगले 15-20 दिनों में ये राजनीतिक दल जो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं वो अगर भीड़ों को कम नहीं करते हैं, कंट्रोल में नहीं करते हैं, तब चुनाव आयोग की जब आचार संहिता लागू होगी उस वक्त चुनाव आयोग चेतावनी देकर इन राजनीतिक दलों को या इन प्रत्याशियों को प्रतिबंधित करने जैसे बड़े कदम भी उठा सकता है। ये उसके हाथ में है। आज चेताए, एक्शन आगे जाके ले। क्यों चुनाव आयोग से सख्ती बरतने की बात कर रहा हूं, ये अभी आपको बहुत समझ में इसलिए आ जाएगा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे, यूपी में पंचायत के चुनाव हुए थे, यही मार्च अप्रैल का महीना था इसी साल, और हमने तब देखा था कि कोरोना के विस्फोट हो गया था, सेकेंड वेव जिसको कहा गया। इसी साल 26 फरवरी को बंगाल चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उस दिन बंगाल में कोरोना के मात्र 216 केस आए थे और 3 लोगों की तब तक मौत हुई थी। लेकिन 2 मई को जब चुनाव बीत गया पश्चिम बंगाल में और चुनावों के नतीजे आ रहे थे, उस दिन तक 17,515 केस आ चुके थे और 71 मौतें आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड की गई थी। उससे भी दर्दनाक स्थिति 12 दिन बाद सामने आई, जब एक दिन में 20,839 मामले सामने आए और मौत की संख्या 136 तक बढ़ गई। जिस वक्त बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उसी वक्त उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे थे। यूपी में भी सतर्कता नहीं बरती गई थी, जिसका नतीजा कितना बुरा हुआ एक बार फिर इसलिए बता रहा हूं ताकि आप भी सतर्क रहिए, नेता भी सतर्क रहें और चुनाव आयोग तो बहुत ज्यादा सतर्क करे बाकी लोगों को जो रैलियां बुला रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। यूपी में 26 मार्च को कोरोना के केस 1028 आए और 4 मौतें तब रिकॉर्ड हुई थी। लेकिन 29 अप्रैल को यानी करीब 1 महीने बाद भी
हालात इतने विस्फोटक हो गए कि मामले आए 35,104 और कोरोना से मौतें हो चुकी थी 295। ये आंकड़े मैंने इसलिए आपको दिखाए कि चुनाव में लोग लापरवाही कतई न बरतें। आप भी भीड़ भाड़ में जाने से बार बार बचिए, 100 बार सोचिए, जब तक जरूरत ना हो भीड़ में बिल्कुल ना जाएं। अपनी हिफाजत खुद ही कीजिए और इसके लिए बहुत जरूरी है कि मास्क पहन के रखिए। एबीपी न्यूज आपके लिए #मास्कअप इंडिया नाम की मुहिम कई महीनों से चला रहा है। आप भी इसका हिस्सा बनिए। हर रोज इंडिया चाहता है में हम उन चेहरों की तस्वीर दिखाते हैं जिन्होंने मास्क पहने रहने की प्रण किया है। उनकी तस्वीरें हम दूसरे देशवासियों के प्रेरणा स्वरूप इस मंच पर दिखाते भी हैं ताकि दूसरे लोग कोरोना से बचने के तमाम बातों को पूरा कर सके। एक तरफ कोरोना से बचाव की जंग है तो दूसरी तरफ सत्ता की चुनावी लड़ाई भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज में होंगे जहां वो उन महिलाओं से मिलेंगे जो सरकारी योजनाओं की लाभार्थी हैं, यानी जिनको केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई तमाम योजनाओं से लाभ पहुंचा है। पीएम मोदी का चुनावी अनुभव ये जानता है कि आधी आबादी वोट के दंगल में क्या कर सकती है। तो क्या इस बार यूपी में महिलाएं ही बनाएंगी नई सरकार? इसको जानने के लिए आपको देखनी होगी मेरे सहयोगी पंकज झा की ये खास रिपोर्ट। तो बबीता जी बताइए, आप क्या करते हैं? आपका परिवार क्या करता है? हम तो घर पे ही रहते हैं सर, हमारे पति करते हैं काम। अच्छा, आप कुछ नहीं करते? हाँ, हम तो घर पे ही रहते हैं। अच्छा, बच्चों को देखते हैं। ये घर से मैं देर से आते हो तो आप डांटती होगी? जी सर। हाँ, ये आप आशीर्वाद दीजिए, माताओं बहनों के आशीर्वाद मिले ताकि मैं बहुत ज्यादा काम कर सकूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही अंदाज महिलाओं को बेहद पसंद है। अच्छा, उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता है गैस का चूल्हे का? हाँ है जी सर। तो गैस से पकाते हैं आप? हाँ, वो खाना। अच्छा, घर में खास चीज क्या पकाते हैं? आप बताइए, मैं नहीं आऊंगा खाने के लिए, आप चिंता मत कीजिए। महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री का संवाद उनका दिल जीत लेता है। अगर मकान है तो पति के नाम पर, खेत है तो पति के नाम, और अगर पति नहीं रहा तो बेटे के नाम पर, लेकिन उस मां के नाम पर कुछ नहीं होता है, उस महिला के नाम कुछ भी नहीं होता है। पीएम मोदी का अब ऐसा ही अंदाज मंगलवार को प्रयागराज में भी दिखेगा, जब 1000 नहीं करीब 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ वो सीधा संवाद करेंगे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के पीएम मोदी के मिशन के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कुल 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इसका फायदा इन स्वयं सेवी संस्था में काम करने वाली 16 लाख महिलाओं को होगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा लड़कियों को पहले महीने का 4000 रुपए वजीफा भी दिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। वैसे तो मंगलवार को प्रयागराज में होने वाला कार्यक्रम सरकारी है, लेकिन इसी बहाने मोदी महिला वोटरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में हैं। वे महिला वोटरों की अहमियत समझते भी हैं और उन्हें साधने का उनके पास अपना गणित भी है। अगर पिछले कई चुनावों पर नजर डाले तो महिला वोटर बीजेपी के साथ बड़ी संख्या में जुड़ी हैं। ये सब उन योजनाओं के कारण हुआ है जिनमें महिलाओं को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। मुरादाबाद की रहने वाली दीपा से मिलिए। ये अपने पति के साथ कच्चे मकान में रहती थी। मजदूरी से होने वाली आय से मकान पक्का होने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनकी जिंदगी बदल दी। कुछ ऐसी ही कहानी हरबती की भी है, जो दीपा के गाँव में रहती है। बहुत ही परेशान थे हम, और घर चिचियाक रहा हमारा। मोदी जी ने हमें कॉलोनी दी, हम काफी बेहतर भैया वो कर रहे हैं। गैस चूल्हा भी मिला है और तुम्हारी कॉलोनी भी मिली है। अच्छा, मकान बन गया हमारा। आपकी जिंदगी तो सही है, खैर सही आराम से रह रहे हैं। जिंदगी बदलती है तो इसका असर वोटों पर नजर आता है, और महिला वोटरों से पीएम मोदी का यही जुड़ाव जीत और हार की कहानी बदल देता है। दिल्ली से पंकज झा की रिपोर्ट। और पीएम मोदी का महिलाओं के बीच में इस हद तक प्रभाव रहा है कि बीजेपी के लिए चुनाव दर चुनाव महिला वोट बढ़ते चले गए हैं। कुछ आंकड़े ध्यान से देखिए।
CSDS के मुताबिक 2009 में बीजेपी को महिलाओं का 18% वोट मिला था, लेकिन 2014 में जब बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ी तो उसको महिलाओं का 29% तक वोट मिले। और पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में ये महिला वोट बीजेपी के खाते में बढ़े और 36% तक पहुंच गए, यानी बीते 10 सालों में डबल हो गया। 18 से 36% महिला वोट बीजेपी के खाते में गए। महिलाओं के वोट का ग्राफ अगर बढ़ता गया है तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर प्रधानमंत्री मोदी के कई तमाम ऐसी योजनाएं हैं, फैसले हैं जिसने सीधे तौर पर महिलाओं के को छुआ है। और ये कैसे है, इन आंकड़ों से आपको पता लग पाएगा। जिस हिसाब से बीजेपी आगे बढ़ी है उसमें अगर आप देखें तो बम्पर वोट महिलाओं के बीजेपी के खाते में गए हैं। गुजरात में करीब 64% लोगों ने महिलाओं के खाते में बीजेपी को वोट दिया है, बीजेपी को महिलाओं का बम्पर वोट मिला है। इसी तरीके से राजस्थान में ये आंकड़ा बढ़ता है। गुजरात से अगर आगे चलते हैं तो ये 57% पे जाता है। मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा बढ़ता है, आगे बढ़े तो 53% पर है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर 53% वोट मिला। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 51% वोट मिला। ये CSDS के आंकड़े से है। बीजेपी के लिए महिलाओं का वोट अगर बढ़ता गया तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई योजनाएं और फैसले भी हैं। तीन तलाक खत्म करके मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी और बेहतरी पक्की कर दी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से करीब 10 करोड़ परिवारों को गैस सिलेंडर मिला। सुकन्या समृद्धि योजना में जमा रकम पर 7.6% ब्याज मिलता रहा। स्वच्छ भारत के तहत करीब 11 करोड़ शौचालय बने, जिनसे ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की जिंदगी आसान हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ऐसा माहौल बना कि आज 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020 हो चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में पहले बच्चे के जन्म के समय 5000 रुपए की मदद तक मिलती है। एक तरफ यूपी के चुनाव में महिलाओं पर दांव लगाया जा रहा है, तो वहीं यूपी से ही आने वाली एक महिला सांसद ने आज संसद में सरकार को श्राप दे दिया है। समाजवादी पार्टी सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन का ये गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि उन्हें निलंबित सांसदों के मुद्दे पर बोलने नहीं दिया गया। रही सही कसर उनकी बहू ऐश्वर्या राय की ईडी के सामने पेशी ने पूरी कर दी। आज ऐश्वर्या राय बच्चन को एक फेरा के उल्लंघन के मामले में कथित तौर पर ईडी ने पेशी के लिए बुलाया था और ऐश्वर्या राय दिल्ली में पेश भी हुई। आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। बुरे दिन आएंगे। आई कर्स यू। बीजेपी को ये जया बच्चन का श्राप। बुरे दिन आएंगे। आई कर्स यू। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन को बोलने का मौका मिला तो उनका गुस्सा पहले स्पीकर की कुर्सी पर फूटा। Sir, thank you for calling me honorable. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. स्पीकर को ऐसे बोलने पर बीजेपी ने विरोध किया, लेकिन जया फिर भी नहीं रुकी। We want justice. Don't expect justice from there, but can we expect it from you? दरअसल चर्चा नारकोटिक्स बिल पर हो रही थी। जया बच्चन को इसी विषय पर बोलना था, लेकिन जया बच्चन ने 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठा दिया। देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। बहुत जल्दी आने वाले हैं। स्पीकर ने फिर जया बच्चन को रोकने की कोशिश की, तो फिर उन्होंने खरी खोटी सुना दी। You don't have to reply to him. सर, बात भी ना करने दें। आप एड्रेस कीजिए शेयर को। आप शेयर को एड्रेस छोड़ दीजिए हम लोगों का। इस बीच बीजेपी के एक सांसद ने जया बच्चन पर कमेंट कर दिया और उसके बाद तो माहौल गर्म हो गया। क्या बोल रहे हैं आप? मत। What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not interested. What are you saying? स्पीकर ने उन्हें विषय पर बोलने को कहा, लेकिन जया बच्चन बिना रुके चालू रही।
आप विषय पर बोलिए, आप विषय पर बोलिए, आप विषय पर बोलिए, आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं, आप विषय पर। आई एम वेरी सॉरी, आई एम कॉलिंग द नेक्स्ट स्पीकर। आखिरकार स्पीकर ने जया बच्चन को बोलने से रोक दिया और दूसरे सांसद को बोलने का मौका दे दिया। बस इसी बात पर जया बच्चन के मुंह से बुरे दिन वाला श्राप निकल गया। आप लोगों के पास अपने रिस्पेक्टेड कोलीग्स जो बाहर बैठे हैं उनके लिए जरा भी सम्मान नहीं है। आप लोगों को बुरे दिन आएंगे। आई कर्स यू। हालांकि बाहर निकलते ही उन्होंने खेद जता दिया। I don't want to make any personal comments on anyone. Whatever happened was unfortunate. They should not have spoken the way they did, and it got me very upset. सवाल ये है, जया बच्चन को आखिर इतना गुस्सा आया क्यों? इस गुस्से के पीछे थी कई वजहें, लेकिन बड़ी वजह थी उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी का समन। पनामा पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने ऐश्वर्या राय बच्चन से दिल्ली में पूछताछ की। ऐश्वर्या से ये पूछताछ विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत की जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर छापे पड़ रहे हैं। लगता है जया बच्चन के भीतर धधकता ज्वालामुखी राज्यसभा में फट गया। दिल्ली से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। जब जांच एजेंसी ईडी ने बुलाया तो ऐश्वर्या राय बच्चन अपना पक्ष रखने, अपनी बात समझाने के लिए मुंबई से दिल्ली तक आ पहुंची। लेकिन देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी कहां है, ये किसी को नहीं पता चल रहा है। देश, संसद, सांसद, मीडिया सब उनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार उन्होंने पत्रकारों के साथ और खासकर एबीपी न्यूज़ के पत्रकार के साथ लखीमपुर खीरी में पिछले हफ्ते बदसलूकी क्यों की थी, क्यों उसको वो थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़े थे। सिर्फ एक सवाल ही तो उसने पूछा था। गुरुवार से ही टेनी साहब न संसद में दिखाई दे रहे हैं, न अपने मंत्रालय में। आखिर हैं कहां अजय मिश्रा? विपक्ष आज भी संसद में उनके इस्तीफे की मांग करता रहा, शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ, लेकिन अजय मिश्रा कहां हैं ये किसी को पता नहीं चला। जो उनका मंत्री है उसको हटाए। गृह राज्य मंत्री टेनी, कौन नहीं जानता हूँ उन पे आरोप क्या है। अजय मिश्रा टेनी वाला मुद्दा सिर्फ सांसदों का और ये संसद का मुद्दा नहीं, ये जमीन की आवाज है। अजय मिश्रा टेनी, ये नाम आज संसद के दोनों सदनों में दिन भर गूंजता रहा। पहले लोकसभा में कांग्रेस और टीएमसी के सांसदों ने हंगामा किया, तो राज्यसभा में इस मुद्दे पर शाम होते होते खूब शोरगुल हुआ। ऐसे नारों के बाद माहौल और गर्माता चला गया। सरकार और विपक्ष के सांसदों के बीच तल्ख बयानबाजी हुई। जो गुनहगार मंत्री अंदर है और निर्दोष सांसद बाहर बैठे, इसके बीच मैं ये बात कर रहा हूँ, ये कोई मना नहीं कर सकता कि खूनी मंत्री अंदर है, निर्दोष सांसद बाहर है। वो मैं सिर्फ कहता हूँ, बच्चा बच्चा पूछ रहा है अच्छे दिन कब आएंगे, अमित शाह और टेनी जी कब कुर्सी छोड़ के जाएंगे। सर मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ इंसाफ भी होना चाहिए, जस्टिस भी होना चाहिए। These allegations must be removed from the records. He has made the allegation that there are members in the government who are actually accused of certain violations under this particular proposed act. जिस अजय मिश्रा टेनी के नाम पर सियासी रार मचा हुआ है, वो गुरुवार से गायब हैं। न वो अपने दफ्तर आ रहे हैं, न ही सांसद आवास पर हैं। सार्वजनिक समारोह से भी उन्होंने सामाजिक दूरी बना ली है। दिन गुरुवार, वक्त दोपहर 12:30 बजे। टेनी आखिरी बार गुरुवार दोपहर को दिल्ली में दिखे थे, लेकिन गृह मंत्रालय से उनकी ये गाड़ी जब से निकली है वापस नहीं लौटी। 100 घंटे से ज्यादा होने वाले हैं। टेनी का कुछ भी पता नहीं और माना ये जा रहा है कि ये सारा साइड इफेक्ट उनके गाली कांड का है जो उन्होंने एबीपी न्यूज के संवाददाता को दी थी। अरे फोन बंद कर दे, हमारे मीडिया वाले हैं ना। इस गाली कांड के बाद टेनी अंडरग्राउंड हैं, पूरी तरह लुप्त हैं, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को विलुप्त नहीं होने देना चाहता।
एक तरफ सदन में हंगामा हुआ तो दूसरी तरफ बैनर पोस्टर के साथ युवा कांग्रेस मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी शक्ति प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, टेनी का पुतला फूंका। क्लियर बात है, हम चाहते हैं कि सरकार जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खीरी के मामले पर डिस्कशन करने दें। सरकार करने नहीं देती। तो वो गृह मंत्रालय में बैठे हुए हैं, तो ये तो सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए उनके लिए भी, जिनके मंत्रिमंडल में बैठे। तो इस्तीफा अगर वो व्यक्ति नहीं दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश चुनाव को देश को ऊपर रखिए उससे और उनको बर्खास्त। विपक्ष के सांसद कल गांधी प्रतिमा से लेकर विजय चौक तक टेनी के इस्तीफे के लिए मार्च भी निकालने की तैयारी में है। हालांकि बीजेपी अब भी बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं। आज गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू की जमानत याचिका लखीमपुर खीरी के सेशन कोर्ट में खारिज हो गई क्योंकि उनकी अर्जी में गलतियां पाई गईं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।